दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं जंतर मंतर आंदोलन की कामयाबी पर और उसके अंदर से उठते हुए बड़े मुद्दों पर। सत्ताधारी जो संरचना अपने देश की है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए जो भी आप कहें, उस पर क्या असर इसका पड़ेगा, विपक्ष की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, पार्लियामेंट का जो सेशन इस समय चल रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा, अपने आप में भारत के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा, जेनजी जिसे कह रहे हैं आजकल लोग, तो जेनजी से लेकर के और जो थोड़ा और बड़ी उम्र के नौजवान हैं, इन सब पर क्या असर पड़ने जा रहा है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। आशुतोष जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आशुतोष जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? इतनी जो दावा किया जा रहा है काकरोच जनता पार्टी की तरफ से और बहुत सारे वे लोग जो विपक्ष की राजनीति के साथ खड़े हैं देश में, आप कह सकते हैं कि जो एनडीए बीजेपी से बाहर है, सब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है जनता की। तो हम्म। आप कैसे देखते हैं और कैसे ये जनता की जीत आपको नजर आ रही है, या अपोजिशन की जीत, या जिसकी भी आप कहें, जो अदर देन रूलिंग पार्टी? देखिए, निरंकुशवाद हारा है और लोकतंत्र जीता है। ये दरअसल ये पूरा का पूरा आंदोलन इस देश के अंदर एक लोकतंत्र बहाली का एक तरीके से आंदोलन था, और अंत में जिन लोगों को ये मुगालता हो गया था कि सिर्फ वो और वो इस देश को चलाते हैं और वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अंततः ये साबित हो गया कि आपको झुकना तो जनता के सामने पड़ेगा। आप कुछ भी कोशिश कर लें, कितने भी पावरफुल हो, कितने में वो हो, जनता अगर एक बार सड़क पे निकल जाएगी, अगर आम आदमी का सड़क पे निकल जाएगा, तो फिर किसी के लिए बचना मुश्किल हो पाता है। तो सरकार के पास दो ही विकल्प था। या तो वो या तो वो नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश की तरीके से वो अपने अपने अपनी किस्मत को देखे, या फिर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र जो है उसकी जो ऊर्जा है उसके सामने वो सरेंडर करे और उनसे एक तरीके से अपनी गलती को माने। और अंत में हुआ यही। भाई, किसने सोचा था आज से कुछ समय पहले तक, या बल्कि मैं कहूँ एक हफ्ते पहले तक, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तब तो वहां कौन लोग जा रहे थे? बहुत कम लोग जा रहे थे। किसी को शायद अखबारों में रिपोर्टिंग भी उसकी नहीं हो रही थी, कोई यूट्यूब वाला भी उस वक्त नहीं जा रहा था। लेकिन जिस दिन इन्होंने सोनम वांगचुक को उपवास से उठाया, और तो उस दिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक विक्षोभ पैदा हुआ कि ये ठीक बात नहीं है। एक आदमी का शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को कर रहा है, वहां अगर आमरण अनशन कर रहा है, तो फिर आप इस तरीके से उठा के नहीं ले जा सकते उसको। जबकि वो वहां पे डॉक्टर लगातार आ रहे थे और डॉक्टर लगातार उनकी देखरेख कर रहे थे। ऐसा नहीं था, जब भी कोई आंदोलन होता तो डॉक्टर वहां मौजूद रहते हैं, वो करते रहते हैं। और उसके बाद जब छात्रों ने जब संसद मार्च किया, और उस वक्त जो लाठीचार्ज हुआ, उसका जबरदस्त रिएक्शन पूरी दुनिया में हुआ है। और मैं आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, न केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर हर प्रदेश में, यहां तक कि मिजोरम तक में भी लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने मार्च किया है, उन्होंने पुलिस से दो दो हाथ किए हैं, लाठियां खाई हैं, टीयर गैस के गोले उन्होंने सहे हैं। यहां तक कि लंदन में जो भारतीय हाई कमीशन है, वहां भी प्रदर्शन हुए। सब जगह प्रदर्शन हो रहे थे। वो क्यों हो रहे थे? इसलिए कि एक वक्त आता है जब वाकई में आपको लगता है एनफ इज एनफ, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। तब आदमी उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां आप जो करना हो कर लीजिए। आप मेरा सर फोड़ना चाहते, मेरा सर फोड़िए, मुझे आप जान से मारना चाहते मार दिए, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, एक लिहाज से मैं कहूं कि इसने इस सरकार का इकबाल खत्म कर दिया है। अब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है, सरकार है, तो सरकार चलाते रहे। लेकिन सरकार का जो इकबाल था, सरकार जो कहते हैं ना कि हमारे गांव में तो कहते हैं भाई, इकबाल ही बुलंद रहता है। जब तक इकबाल है तब तक सरकार चलती, जब तक इकबाल नहीं होती तो कहने को सरकार होती है लेकिन चलती तो नहीं है। तो जो लोग डरा करते थे, जो लोग इनके खिलाफ बोलने से कतराते थे, जिनको लगता था अगर मैं कुछ बोलूंगा तो इनके समर्थक आगे मुझे पीट देंगे या मेरे खिलाफ कुछ कर देंगे या सोशल मीडिया पे हमें ट्रोल करेंगे, मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, उस डर को इस आंदोलन ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरीके से टिप्पणियां की हैं, वन लाइनर्स दिए हैं, मीम बनाए हैं, और पोस्टर्स जिस तरीके से निकाले हैं, वो अद्भुत था। वो अपने आप में अद्भुत था। तो मैं यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी घटना है, और इस देश को जो निरंकुशवाद के रास्ते पर चल पड़ी थी, वहां से वापस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाने की दिशा में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कोशिश के तौर पर मैं देखता हूं। तो देश को लोकतंत्र की तरफ वापस लाने की तरफ आप देख रहे हैं एक तस्वीर। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में भी कोई कोर्स करेक्शन की आप संभावना देख रहे हैं? क्या वो
अपनी तानाशाही नीतियों को छोड़कर, जिसके बारे में आप पहले बोल चुके हैं, क्या उससे वाकई वो बदलेगी? क्योंकि एक जमाने में ये कहती थी कि हम तो जेपी मूवमेंट में हम लोग रहे, आरएसएस कहता है अपने को, बीजेपी कहती है, जो बीजेपी उस समय नहीं थी, उसका पूर्वोत्तर जनसंघ था। तो क्या ये वाकई लौटेंगे, या हिंदुत्व की जो राजनीति है बुनियादी तौर पे वो बहुमत पाने के बाद या अच्छी स्थिति में आने के बाद वो तानाशाह होने के लिए अभिशप्त है? देखिए उर्मिलेश जी, ये जो विचारधारा अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक नहीं है। हम इस बारे में जितना स्पष्ट रहे उतना ही बेहतर होगा। ये विचारधारा अपने स्वभाव में निरंकुशवादी है। ये विचारधारा अपने स्वभाव में फांसीवादी है। आप इसकी एक हर्फ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज, कौन सी विचारधारा जो कहती है कि इस देश के तीन दुश्मन हिंदू, मुसलमान और सिख, और मुस्लिम, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट, साफ तौर पे कह रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनकी विचारधारा में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर यहाँ रहना पड़ेगा और हिंदुओं के रहमो करम पे रहना पड़ेगा। क्या ये लोकतांत्रिक विचार है? इससे ज्यादा फांसीवादी विचार क्या हो सकता है? क्या इनके यहाँ कोई चुनाव होता है? एक आदमी आजीवन अपने पद पर बना रहता है, जब वो चाहता है तो अपनी लीडरशिप किसी और के हाथ में दे देता है। साफ लिखा हुआ एक चालक अनुवर्तित्व, यानी जो लीडर ने कह दिया उसको फॉलो करना है। क्या ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है? बिल्कुल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन नहीं है। ये नफरत पर आधारित एक ऐसी विचारधारा है जिसका लोकतंत्र से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय अपने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में का जो भाषण है, जो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 1985 में अपनाया गांधी सोशलिज्म के बाद, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि धर्मराज्य की स्थापना करनी है। और वो कहते हैं कि धर्म अगर किसी एक व्यक्ति के साथ है तो फिर उसी की बात मानी जाएगी। ये क्या कोई लोकतांत्रिक विचार है? इनको फेडरलिज्म में, संघवाद में किसी तरीके का कोई भरोसा ही नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं कि संघवाद है वो भारत की एकता, अखंडता के लिए खतरा है। ये तो रिटन डॉक्यूमेंट है। इसलिए मुझे कभी इस बारे में कभी भी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं था कि ये अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक हैं। ये इसलिए लोकतंत्र में काम कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इनके पास इतनी क्षमता नहीं आई है कि ये इस लोकतंत्र को खत्म करके एक हिंदू राष्ट्र स्थापित कर सके। इसलिए मेरा साफ तौर पर मानना है कि बहुमतवाद में इनका कोई भरोसा नहीं है। ये सिर्फ बहुमत का इस्तेमाल करके इस देश के संविधान को पूरी तरीके से बदल के इसको हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश कर। इसलिए आप देखिए पिछले 12 साल से जब इनके पास बहुमत आया, इनका व्यवहार किस तरीके से रहा। क्या कोई अभी तक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि आप राजनीतिक दलों को ऐसे तोड़ेंगे? भाई, राजीव गांधी के जमाने में भी दल बदल होता था, कानून वो लेकर आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी दल बदल होता है, उस दल बदल को रोकने के लिए कानून। यहां तो दल बदल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मतलब एक ममता बनर्जी की पार्टी को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया जा रहा है, शिवसेना को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया जा रहा है, और सब सोची समझी रणनीति के तहत और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। डरा के ये सब किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि इस देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां रहें। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और संघ के अलावा कोई दूसरा दल, संगठन यहां सर्वाइव ही ना करे। तो ये अपने स्वभाव में, और ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं, इस घटना के बाद से अगर आप ये सोचेंगे कि इनके स्वभाव में कोई बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा, कोई क्रांतिकारी बदलाव आएगा, मैं नहीं देखता हूं। मैं सिर्फ इतना सा देखता हूं कि अभी फिलहाल कुछ समय के लिए ये अपनी हरकतों को बंद कर देंगे बस, क्योंकि ये इनको एक झटका लगा है। और ये झटका, देखिए आपने 2024 के चुनाव के बाद लोगों को लगा झटका लगा है तो इनका स्वभाव बदलेगा। टाइगर डजंट चेंज इट्स स्ट्राइप्स। वो अपना रंग नहीं बदलते वो। उसके बाद आपने देखा किस तरीके, उसके बाद देखिए पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया अपने आप में खंडित हो गई है। गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। क्यों? तो हो सकता है कुछ समय के लिए ये थोड़ा शांत हो जाएं, स्वभाव में थोड़ा नरमी लाने की कोशिश करें, एक नए तरीके का नाटक इस देश के ऊपर कहे, देखिए हम तो बड़े संवेदनशील हैं, हम कुछ क्रांतिकारी कदम उठाना चाहते हैं, देश में सुधार करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद फिर उनका वही खेल शुरू होगा। तो ये एक टेम्पररी, जिसे कहता हूं कि एक युद्ध विराम में जो होता है, युद्ध के दौरान जो एक कभी कभी शांति वार्ता के बाद कुछ हो जाता है, उस तरीके की चीज मैं देखता हूं। मैं इनके स्वभाव में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं देखता हूं। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे क्योंकि इनको इस देश के लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, इसमें जो डिलिमिटेशन बिल से लेकर और बहुत सारे कानून लाने की कोशिश एक दिख रही है या दिख रही थी,
तो हो सकता है कि पार्टियों को तोड़ने का जो सिलसिला था थोड़ी देर के लिए थमे, कुछ और पार्टियों पर अभी निशाना था, तो वो थोड़ी देर के लिए थमे, लेकिन ये इसमें कोर्स करेक्शन ये बिल्कुल नहीं होने वाला है आपके हिसाब से। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, लेफ्ट के मूवमेंट जो क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं मानता हूं, मैं उसको सिर्फ एक एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम के तौर पर देखता हूं, और आइडियोलॉजी का एक एक अलग तरीके का लॉजिक होता है, उसका तर्कशास्त्र बिल्कुल अलग होता है। वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, वो अलग तरीके से सोचता है होता है। और जब जब विचारधारा किसी सत्ता पर या सरकार पर काबिज हो जाती है, जब रिप्रेसिव इंस्ट्रूमेंट्स उसके हाथ में आ जाते हैं, तब उसका स्वभाव पूरी तरीके से और निर्मम हो जाता है और निर्दयी हो जाता है। इसलिए हो सकता है कि आइडियोलॉजी में एक और सिद्धांत होता है कि आइडियोलॉजिकल रिट्रीट, यानी अब थोड़ा शांत हो जाओ, अभी थोड़ा सा लोगों का गुस्सा है, थोड़ा सा कदम पीछे हो जाते हैं। लेकिन एक कदम पीछे होने का मतलब यह है कि वो 2 कदम आगे की छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हो सकता है शांति कर ले, हो सकता है कुछ समय के लिए संधि विराम कर ले, हो सकता है कुछ समय के लिए चुप हो जाए, हो सकता है इनके व्यवहार में थोड़ा बहुत बदलाव दिखाई पड़े, लेकिन अंततः ये काम तो वही करेंगे जिस काम के लिए इन्होंने सत्ता ली है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ही आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए जो कुछ भी संभव होगा वो करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अगर लोकतंत्र का मानमर्दन करना है तो वो भी करेंगे, उसके लिए संविधान बदलना वो भी बदलेंगे। और ये तभी होगा जब उनके पास उतने उतने संसाधन होंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, ये मेरे शब्द नहीं है, सरदार पटेल के शब्द हैं। सरदार पटेल ने 1950 के आसपास ये कहा था। सरदार पटेल ने कहा था कि ये लोग जबरदस्ती बल का प्रयोग करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये सरदार पटेल के शब्द, और सरदार पटेल ने कहा था हम इनको होने नहीं देंगे। तो सरदार 1950 से लेकर 2026 में बदलाव सिर्फ इतना सा है कि आज ये सत्ता में है। तो जब सत्ता में है और इस स्थिति में है कि वो जिस संविधान को इन्होंने पहले दिन से स्वीकार नहीं किया था, आज उसको बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस आंदोलन से झटका लगा है, चूंकि झटका लगा है, इसलिए जो है ये कुछ समय के लिए रिट्रीट करेंगे। इस आंदोलन का और भारतीय जनता पार्टी या सरकार की जो एक पराजय दिखी है साफ साफ, इससे इंडियन अपोजिशन यानी भारत के जो विपक्षी दल हैं, खासकर जो इंडिया ब्लॉक है और उसका जो नेतृत्व है, उस पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, विपक्ष को तो निश्चित तौर पर एक ताकत मिली है, लेकिन आपने इस आंदोलन में अगर आपने देखा होगा तो कितने दल थे जो वाकई में इसमें पूरी तरीके से सक्रिय थे। लेफ्ट पार्टियां इसमें सक्रिय थी, उनके जो स्टूडेंट यूनियंस थे वो सक्रिय थे। कांग्रेस ने अलग तरीके से आंदोलन को अपने स्तर पर चलाने की कोशिश की और उन्होंने उसमें दखलंदाजी की, दखल दिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी की तरफ से इसमें दखल हुआ, लेकिन बाकी पार्टियां कहां थी? उद्धव ठाकरे मिलने गए थे, मुंबई के अंदर भी उन्होंने थोड़ा बहुत प्रदर्शन करने की कोशिश की उनके लोगों ने। लेकिन एक बात यह स्पष्ट है कि अब सभी विपक्षी पार्टियों के सामने एक बात स्पष्ट है कि सरकार से लड़ा जा सकता है, और लड़ने का रास्ता एक ही है। न केवल लड़ा जा सकता है बल्कि झुकाया भी जा सकता है। और वो रास्ता क्या है? आप जब सड़क की राजनीति करेंगे तब। आप अगर ट्विटर करेंगे तो उससे नहीं होने वाला। आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, आपको अनशन करना पड़ेगा, आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, तब ये सरकार जो है वो आपके सामने झुकने के लिए मजबूर होगी। तो ये संदेश विपक्ष के लिए है, और इस संदेश को अगर विपक्ष ग्रहण करके अगर वो आगे की राजनीति करता है तो उसके लिए रास्ता बंद नहीं हुआ है, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। आशुतोष जी, मोदी जी की सरकार अगर देखा जाए 12 सालों में अगर, तो 2 बार जनता से हारी है, जनता के बीच उभरे हुए विपक्ष से, यूं कहा जाए तो पार्लियामेंट्री विपक्ष के बजाय एक बार किसान आंदोलन ने उनको हराया, जो 3 कृषि कानूनों को लेकर लड़ाई लड़ी। अपोजिशन ने सपोर्ट किया था, लेकिन लड़ाई मुख्य रूप से किसान लड़े थे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के। और दूसरी बार भी वो जन संगठनों से ही हारी है, यानी अलग अलग जो फोरम्स थे, जैसे आपकी काकरोच जनता पार्टी थी, इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन थे, लेफ्ट पार्टियां नहीं थी, छात्र संगठन थे। और जेएनजी जो भी आप कह लीजिए कि जो 97 से लेकर 2012 के बच्चे हैं, उस पैदा हुए उस दौर के, या उनसे अधिक उम्र वाले भी, ये नौजवानों ने हराया इनको। तो ये दोनों बार अगर देखा जाए
तो नॉन पार्लियामेंट्री पार्टीज ने या नॉन पार्लियामेंट्री अपोजिशन ने इनको हराया। इससे क्या सबक मिलता है? क्या वाकई उनका हमारे देश में अपोजिशन, ये ठीक है कि राहुल गांधी की काफी इस समय क्रेडिबिलिटी है समाज में, उनको काफी इज्जत दी जा रही है, उनसे काफी आशा लोगों को है, लेकिन क्या अभी भी लोग पार्लियामेंट्री अपोजिशन से उतने कन्विंस नहीं है कि वो जनता की तरफ से जो संगठन आते हैं लड़ने के लिए मोदी सरकार से, उन पर तो भरोसा कर लेते हैं लेकिन जी पॉलिटिकल नेताओं पर नहीं करते? देखिए, अब आप चूंकि जब आप ये सवाल पूछ रहे थे तो मेरे मन में बड़ी तेजी के साथ ये प्रश्न घूम रहा था कि ऐसा क्या कारण हो सकता है। मैं जो समझ पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा जो दुनिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अपने स्वभाव में काफी बदल गया है। जो जो ये माना जाता था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो एजिटेशनल पॉलिटिक्स करती हैं, मुझे लगता है कि वो एजिटेशनल पॉलिटिक्स अब डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा है, जहां पे जो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसको हम कह सकते हैं। अब अगर आप अमेरिका के अंदर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां क्या डेमोक्रेटिक पार्टी ने या रिपब्लिकन पार्टी ने आखिरी बार कब आंदोलन किया था, कब सड़कों पर उतरी थी, आपको नहीं याद आएगा। आप अगर लंदन में अगर आप पूछे कि लेबर और टोरी पार्टी ने कब कब आखिरी बार आंदोलन किया था जिसकी वजह से वहां सरकार बदली थी, आपको नहीं याद आएगा। हिंदुस्तान के अंदर भी जो आखिरी बार जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने आंदोलन किया था वो भी दरअसल पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर कम था, धार्मिक इश्यूज पे ज्यादा था। वो था बाबरी मस्जिद के बहाने राम मंदिर का आंदोलन था, जिसमें सीधे भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं थी, वो फिर भी पिटिशन के रास्ते से आगे बढ़ना चाहती थी। जो दूसरे संगठन थे उन्होंने उस आंदोलन को लॉन्च किया। जो 2011 में जो आंदोलन हुआ था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं था, वो पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जो है वो अन्ना की टीम ने उस आंदोलन को लीड किया। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड ओवर जो डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम इलेक्टोरल सिस्टम में तब्दील हो गया है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज एजिटेशनल पॉलिटिक्स करना भूल गई हैं। अब ये जिम्मेदारी वहां के जो एनजीओ हैं या वहां की जो सिविल सोसाइटी है उसके कंधों पर आ पड़ी है। इसलिए आप चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे फिर वो छात्रों का आंदोलन हो, या फिर लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे का आंदोलन हो, या पिछले दिनों आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठी उनका आंदोलन हो, कायदे से ये इन सारे मुद्दों को लेकर इनकी लड़ाई को लड़ने का काम राजनीतिक दलों का था, जो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनकी आदत छूट गई, उनके स्वभाव में अब नहीं रह गया। तो इसलिए और ये अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि जब कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन करती है तो वो लड़ाई एक तरीके से एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी के बीच में हो जाती है। लेकिन जब वो आंदोलन जनता करती है तब सरकार के लिए उसका जवाब देना मुश्किल काम हो जाता है। किसानों ने जब आंदोलन किया और तो 1.25 साल तक उनको थकाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अड़े रहे, और जब अड़े रहे तो सरकार को लग गया कि अगर आप बियॉन्ड अ पॉइंट जाएंगे तो फिर उनकी बुरी तरीके से हार होगी, उनको नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने सरेंडर किया। छात्रों को लेके तो ये तो वो तबका था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तो हिंदू मुसलमान की बात करता है, ये तो धर्मों के आधार पर बटा हुआ है, जो इस देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के बारे में सोच रहा है। क्या आपको इस पूरे आंदोलन में कहीं हिंदू राष्ट्र दिखाई पड़ा? क्या हिंदू मुसलमान की बात कहीं दिखाई पड़ी? कहीं नहीं दिखाई पड़ी। क्या छात्रों ने कहीं इस तरीके की कोई मांग थी? छात्र तो सेकुलर मुद्दे पर आवाज उठा रहे थे, भाई हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया जिसमें पेपर लीक बार बार हो रहा है, और सरकार उनको कन्विंस नहीं कर पाई कि, और छात्र इस बात को लेकर कन्विंस नहीं हुए कि दरअसल ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधार पाएंगे। तो सरकार की जवाबदेही इस आंदोलन ने तय की है कि, और सवाल इस्तीफे का नहीं है, मंत्री इस्तीफे देते हैं, लेकिन जब ऐसी सरकार आ जाए कि वो कहे कि हम तो इस्तीफे नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो संसद के थ्रू जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को नहीं मानती। इस आंदोलन ने नरेंद्र मोदी की सरकार को जवाबदेह सरकार बताने की कोशिश की कि आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, अगर मंत्री काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने का काम जो है वो जवाबदेही को रिस्टैब्लिश करने का काम है, साथ ही साथ इनकॉम्पिटेंस को जो हमारे यहाँ अवार्ड दिया जाता है उसको एक तरीके से नलिफाई करने का काम है। सवाल है कि जो अभी जिस डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो सवाल है कि अपने देश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं हो पा रहा है। सच पूछिए तो डेमोक्रेसी ऐसा लगता है कि शिकंजे में है, कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक ढंग से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, और उसमें इलेक्शन कमीशन स्वयं एक कॉम्प्रोमाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, एक संस्था के रूप में तमाम आलोचनाओं का निशाना भी बन रहा है।
तो इस सवाल पर क्या आपको लगता है कि ये जो जेनजी जिसे आप कहते हैं या बिल्कुल नौजवान कह सकते जो लोग हैं जो इस लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण थे, क्या इस तरह के लोग कारगर हो सकते हैं या ये उस तरह की लड़ाई में नहीं जा सकते? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कोई लड़ाई जो डेमोक्रेसी के प्रोटेक्शन के लिए हो, रिवाइवल के लिए हो, कौन वो लड़ेगा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज केवल लड़ेंगी या सब मिलकर लड़ेंगे या इसमें जो मौजूदा सरकार है वो कामयाब होती रहेगी कि जैसा जो चाहती है वैसा वो करती रहेगी? देखिए, बच्चों से बियॉन्ड द पॉइंट आप उम्मीद मत करिए। मतलब ये, अगर हम ये उम्मीद करें कि अब ये लोग कल फिर इकट्ठा हो जाएंगे, चुनावी प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हो रही है उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, देखिए वो उम्मीद करना जो है वो हमारे ख्याल से थोड़ी सी नाइंसाफी होगी इन बच्चों के साथ। और उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, उन्होंने वो बांध में वो दरार पैदा कर दी है। अब जो कॉल उन बच्चों ने उठाया है, अब उसको आगे ले जाने का काम सीनियर लोगों का है। जो 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 30 से 40, 50, 60 साल की उम्र के लोग हैं, अब उनको इस बेटन को लेके आगे बढ़ना है। इस बेटन को लेके अब राजनीतिक पार्टियों को आगे 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 बढ़ना है। तब तो यह आंदोलन अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचेगा। नहीं तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, ये लोग थोड़े समय के लिए रिट्रीट करेंगे और रिट्रीट करने के बाद फिर आइडियोलॉजी विल फाइट बैक और फिर कोई बड़ा वितंडा खड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो डैमेज हो चुका है, जो नुकसान विचारधारा को हो चुका है, जो जो नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी छवि को लेकर हो चुका है, उसको रीगेन किए बगैर ये सत्ता में दोबारा वापस नहीं लौट पाएंगे। इसमें ये सच है। तो ये अपनी उस छवि को रीगेन करने की कोशिश करेंगे, वो चाहे हिंदू मुसलमान के रास्ते से करने की कोशिश करें, चाहे कोई बड़ा वितंडा खड़ा करने की कोशिश करेंगे, वो उसको रिक्लेम करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब ये जो राजनीतिक दलों का काम है कि वो विजिलेंट रहे, नागरिकों का काम है कि वो विजिलेंट रहे कि जो उन्होंने हासिल किया है वो हाथ से फिसलने ना पाए। अब हम ये कहें कि एक बार फिर अभिजीत दीपके और उनकी टीम आंदोलन पर बैठेगी और फिर वो कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, दरअसल इतिहास इतनी जल्दी अपने आप को दोहराता नहीं है। उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, बाकी लोगों का बेटन लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर वो तैयार हो इस बात को लेकर तो। आपको क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी क्या वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सामने आएगी या एक आंदोलन था, इस आंदोलन को उसने आगे बढ़ाया और फिर धीरे धीरे ये विघटित हो जाएगी या लोग अलग अलग अपने जो इसके नेता हैं अलग अलग कारोबार में लग जाएंगे? एक आंदोलन ने तो राजनीतिक पार्टी बनाई और उसका क्या हश्र हुआ आप तो देख ही रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं उसको अच्छी तरीके से। मैंने तो भोगा है उसको काफी हद तक। तो पॉलिटिक्स जो है वो अंततः आंदोलनों को अप्रोप्रिएट कर लेती है। पॉलिटिक्स अपने स्वभाव में इतनी ताकतवर होती है कि वो हर उस व्यक्ति को करप्ट कर देती है जो ये दावा करता है कि वो करप्ट नहीं होगा, या जो वो दावा करता है कि सिस्टम को बदल देगा, अगर उसके अंदर बहुत मजबूती नहीं है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। गांधी जी ने बहुत सोच समझकर 1934 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी। आपको याद होगा 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और उसके बाद चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद वही कांग्रेसी लोग जो जबरदस्त आदर्शवाद से भरे हुए थे, वो 1937 में जब सरकार में बने, आए, मंत्री बने, पावर उनके पास आई, तो उसी कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के तमाम रोग लग गए थे। तो इसलिए जो ऐतिहासिक भूमिका थी इस आंदोलन की, अच्छा हो कि वो इसी वक्त यहीं पे खत्म हो जाए, उसको राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। नहीं तो हम नहीं चाहते कि इस देश में एक और अरविंद केजरीवाल पैदा हो। गुड। चल, अच्छा, ये एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि अ, जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं क्या ये कोई सबक लेंगी और एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट जिसकी कोशिश इंडिया ब्लॉक थी वो इस घटना के बाद क्या इस पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान वो दिखेगा या जो लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के वो वाकई इतने कमजोर हो गए बिकॉज ऑफ देयर ओन वीकनेसेस और जिनको की सरकार इस्तेमाल करती है थ्रू एजेंसीज, थ्रू अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। तो कोई ऐसा मंत्र आपको समझ में आ रहा है कि वो कौन सा मंत्र है जो लोगों को इकट्ठा कर सकता है एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट के लिए? देखिए, ये जो आंदोलन था वो डूबते को तिनके का सहारा है। तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए जो उम्मीद खो चुके थे कि उनको लगता था कि अब तो पार्टी ही नहीं बचेगी हमारे पास, या तो हम जेल में होंगे या पार्टी ही नहीं बचेगी, अब उनको ये उम्मीद हो सकती है कि नहीं, लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे।
लेकिन इस दौरान भी आपने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बिहेव किया। उन्होंने अपनी पार्टी के माध्यम से इस आंदोलन में एक तरीके से फूट डालने की कोशिश की। भाई आपके व्यक्तिगत मतभेद कुछ भी हो सकते हैं राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ भी हो सकता है। आप पंजाब में चुनाव लड़ना है तो जाहिर सी बात है मतभेद होंगे, लेकिन आप इस तरीके का वक्तव्य देंगे कि राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी के इशारे पर वहां चले गए थे। ये तो आंदोलन को तोड़ने की कोशिश थी ना। और उनके सबसे बड़े बड़े नेता सब ट्वीट कर रहे थे, लगातार वीडियो बना रहे थे। क्यों आपने ये काम किया? तो क्या अरविंद केजरीवाल सबक लेंगे? मुझे तो नहीं लगता किसी तरीके का सबक उन्होंने लिया। सोनम वांगचुक की पत्नी ने से जिस तरीके का बयान दिलवाया गया, क्या वो जरूरी था वो बयान? जब आप युद्ध लड़ रहे होते हैं तो जहां कहीं से भी आपको समर्थन मिलता है, आप उस समर्थन को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। जो जो चालाक सेनापति होता है वो तमाम मतभेदों को खत्म करने की कोशिश करता है, और जो समझदार लोग होते हैं वो जिस किसी से भी समर्थन मिले उसको लेने की कोशिश करते हैं। जब जब हमारा जेनजी, हमारा युवा युद्ध के मैदान में था, तब अरविंद केजरीवाल से अपेक्षित नहीं था कि वो इस तरीके का बयान दे। चाहे वो कांग्रेस पार्टी से उनकी लाख असहमति होती, तो उनको आपस में बैठ के इस मसले को सुलझाना था। अगर उनको कोई आपत्ति थी तो वो फोन करके राहुल गांधी को कहते कि भाई आप प्रधानमंत्री के घर के पास गए, ये उचित नहीं था, ये ठीक नहीं था। वो बात समझ में आती है। या जो सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो बयान दिया राहुल गांधी को लेकर, वो भी उचित नहीं था। वो दरअसल इस पूरे आंदोलन में एक दरार डालने की कोशिश की गई थी। तो लेकिन ये हम क्यों उम्मीद करते हैं क्यों कि सवाल मेरा यही है, सॉरी, कि इन लोगों ने, खासकर सोनम वांगचुक ने और सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी ने बार बार ये कहकर कि वो तो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगातार राहुल गांधी को नहीं टारगेट नहीं करता हुआ दे रही थी। वाई वाई किसने दिलवाया? आप कह रहे हैं ना कि मुझे ये दिलवाया गया। बयान दिलवाया गया। देखिए ये बयान दिलवाया गया है, ये नहीं, कहां इसमें से, तो किसने दिलवाया? आपको मालूम है कहां से बयान दिलवाया गया? ये सब तो सरकार की तरफ से बयान दिलवाया। भाई सोनम वांगचुक जो है, वो जब अनशन पर बैठे तो उनका 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 कमिटमेंट क्या था? धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम अनशन से हटेंगे नहीं। और जब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, चलिए ठीक है, उन्होंने इतने दिनों तक आमरण अनशन किया, बहुत अच्छा। क्या उनकी जान को कोई खतरा था उस वक्त? रात को मंत्री महोदय पहुंचते हैं और आप ये कहते हैं कि हम अपना अनशन तोड़ देंगे अगर सरकार हमें यह वायदा कर दे कि वो छात्रों के खिलाफ किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। यह आंदोलन का असली मुद्दा तो ये नहीं था, मुद्दा तो कुछ और था। आप इस मुद्दे पर आप अपना अनशन तोड़ रहे थे। क्या ये उचित था? मैं तो सवाल सोनम वांगचुक के लिए छोड़ता हूं, ये सवाल उनको खुद से पूछना चाहिए था। अगर वो एक दिन और रुक जाते तो आज कितने बड़े महामानव होते, आप सोचिए इस बारे में, कि उनकी वजह से यह आंदोलन सरकार ने इस्तीफा लिया। लेकिन वो फॉरसाइट शायद नहीं था उनके पास, और वैसे में उनकी पत्नी का वो बयान देना वो बिल्कुल उचित नहीं था। और लोग इस बारे में कहेंगे कि वो या तो दबाव में आके उन्होंने बयान दिया या फिर राजनीतिक समझ के अभाव में उन्होंने उस तरीके का बयान दिया। वो बिल्कुल अपेक्षित नहीं था आपके, कि जब जब सरकार पहली बार डिफेंसिव हो रही थी, सरकार के अंदर नर्वसनेस साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था, तो आपसी मतभेदों को भुला के सबको एकजुट एक साथ रहना था। और उस ऐसे में इस तरीके के बयानबाजी के लिए कोई जगह नहीं थी। आंदोलन खत्म हो गया, आज बैठ के सब कर देते भाई आपने ये काम किया, ये ठीक नहीं था, तो आपने उस वक्त क्यों किया? इसलिए मन में सवाल पैदा होता है कि हमारे जो विपक्षी नेताओं में से बहुत सारे ऐसे विपक्षी नेता है जिनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। वो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई के लिए कुर्सी की लड़ाई के लिए राजनीति में है। कुर्सी मिल जाती तो खुश हो जाते हैं, विचारधारा का कोई कमिटमेंट नहीं है। बिल्कुल आखिरी सवाल, आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वो युवाओं में, किशोरों में बहुत काम करता है, एक शाखा लगाता है और उनके बीच में पेनिट्रेट करता है, फिर वो कार्यकर्ता देता है बीजेपी को। लेकिन ये जो जनरेशन जो आई थी इस आंदोलन में, वो आरएसएस की पूरी विचारधारा को ऐसा लगता था कि रिजेक्ट करते हुए कदम ताल कर रही है हर जगह, चाहे वो मुंबई हो चाहे दिल्ली हो। आप बच्चों के बयान को देख लीजिए, जिस तरह लड़के लड़कियों ने बयान दिए थे आरएसएस के बारे में, बीजेपी के बारे में, नेताओं के बारे में, सत्ताधारी। तो क्या आपको लग रहा है कि चाहे आरएसएस जितना भी बढ़ गई हो बीजेपी के राज में, लेकिन आरएसएस नौजवानों में, बच्चों में, किशोरों में
क्या अपना बिल्कुल आकर्षण खोती जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स इनके इनके पुराने विचारों के कारण, इनके इनके सांप्रदायिक विचारों के कारण, हिंदू मुसलमान में विभाजन पैदा करने वाले विचारों के कारण? आरएसएस किसके तरीके से, किस किस जरिए काम करती है छात्रों के बीच में? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। आपको कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिखाई पड़ा? कहीं नीट के मसले पर, पेपर लीक के मसले पर, सीबीएसई में जो क्वेश्चन जो पेपर चेक किए जा रहे थे उसमें जो गड़बड़ियां थी उसको लेकर कहीं आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिखाई पड़ा? कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो जब छात्र संकट में थे, जब उनको वाकई में छात्र संगठनों की जरूरत थी, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहां गायब था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे तो ये भी जानकारी मिल रही कि अब तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। अब वो ट्रांसफर पोस्टिंग के काम में लगे हुए हैं। वो दरअसल विश्वविद्यालय में किसकी नियुक्ति होगी, किसकी नियुक्ति नहीं होगी, किसका प्रमोशन होगा, किसका प्रमोशन नहीं होगा, कौन वाइस चांसलर बनेगा, कौन वाइस चांसलर नहीं बनेगा, इस काम में लगे हुए हैं। ये मुझे आरएसएस के एक बड़े आदमी ने बताया मुझे। तो जिस जिस माध्यम से संघ परिवार को छात्रों के बीच में काम करना था, जब वो माध्यम ही सूख गया है, वो माध्यम ही अपने रास्ते से भटक गया है, तो फिर आरएसएस की बात वहां कौन करेगा? और दूसरी बात क्या है कि देखिए, एक नई विचारधारा है तो उसका आकर्षण होता है। सत्ता में आप आए, आपने उसको एक लेजिटिमेसी दे दी, हिंदू मुसलमान के सवाल के माध्यम से लोगों को अपना हिंदू होने पर गर्व महसूस हो रहा है। जैसे कि लगता था पहले गर्व नहीं महसूस होता, लेकिन होता है कभी कभी ऐसा, गर्व महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं, हिंदू शासन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे इसमें कुछ भी गलत दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन उसमें नफरत का पुट आप डालते हैं, जो एक आपत्तिजनक बात है, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब इनका आकर्षण खत्म हो रहा है, या इनके आकर्षण को लेकर जो एक तेज था वो जो है वो धूमिल होता जा रहा है। क्योंकि जो लोग अपने आप को एक संत की तरीके से पेश कर रहे थे, तपस्वी की तरीके से पेश कर रहे थे, एक सूटकेस लेके चलते थे, ट्रेनों में चलते थे, अब लोग उनको देख रहे हैं कि तो 5 स्टार होटल्स में रहने लगे हैं, ये तो प्राइवेट जेट से चलने लगे हैं, ये जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे हैं, ये जो है इनके दफ्तर जो पहले एक मामूली दफ्तर हुआ करते थे, अब 5 सितारा होटलों में कन्वर्ट हो गए हैं। भाई कांग्रेस पार्टी भी 1950 से लेके कम से कम 65 56-57 साल तक सत्ता में रही है। क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई 5 स्टार अपना दफ्तर बनाया है क्या? आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के अंदर एक शानदार दफ्तर बना हुआ है। तो आप 12 साल सत्ता के अंदर रहे, न केवल आपने अपना दफ्तर बना लिया, बल्कि आरएसएस के भी दफ्तर बन गए। जो जिस केशव कुंज में जाते थे हम लोग, आज जाके देखिए वहां किस तरीके की बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो जब लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो उनका भ्रम टूटता है, जो भ्रम अरविंद केजरीवाल को लेकर टूटा। क्योंकि लोगों को जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लोगों ने यकीन नहीं किया, लोगों ने कहा कि ये तो जबरदस्त फंसाया गया इनको। लेकिन जब लोगों ने शीश महल अपनी आंखों के सामने देखा, तब उनका भ्रम टूटा। तो संघ को लेकर भी एक भ्रम टूटने की स्थिति है। अब देखिए, हमारे आपके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अचानक संघी हो गए हैं, क्योंकि इनको अपना करियर बनाना है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। वो सोशल मीडिया पे जाके ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनको देख सुन के तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि हमारे दोस्त भी कभी थे, या ये जिस तरीके के व्यक्ति के तौर पर इनको जानता वो ऐसे थे। तो ये अपना करियर बनाने के लिए गए हैं। इनसे उम्मीद मत करिए कल वहां आरएसएस की सरकार चली जाएगी, ये फिर कांग्रेसी हो जाएंगे, फिर ये समाजवादी हो जाएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस आंदोलन के माध्यम से संघ परिवार का भी जो रुतबा है वो भी कम हुआ है, उनकी आभा को गहरी चोट लगी है। क्योंकि कोशिश तो बहुत की गई हिंदू मुसलमान करने की, वो कामयाब नहीं हुई। और हमारा जो युवा वर्ग है वो ये समझ गया है कि अगर उनके शिक्षा तंत्र के पर अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। वो इसको होने नहीं देंगे, ये बात उन्होंने इंश्योर कर ली है। शुक्रिया, शुक्रिया आशुतोष जी, आपने आज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।